नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कोडिंग एक्सपर्ट पर, जहां हम आपके लिए लाए हैं बेसिक कंप्यूटर स्ट्रक्चर्स की ऑनलाइन क्लासेस। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन। अब तक के जो भी वीडियोस थे, ऑलमोस्ट हमारी जो ये यूनिट है वो कंप्लीट होने पे है। जो भी सारे टॉपिक्स है आपके नेटवर्क फंडामेंटल्स के, वो हमने सबने कवर किए हैं। चाहे वो आपके टाइप्स ऑफ नेटवर्क हो, टोपोलॉजी हो, नेटवर्क टोपोलॉजी हो, टाइप्स ऑफ नेटवर्क हो, डिवाइस नेटवर्क डिवाइसेज हो, सभी टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। लास्ट टॉपिक हमारा ये है फंडामेंटल ऑफ कम्युनिकेशन, फंडामेंटल ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन कि मोबाइल कम्युनिकेशन क्या होता है, कैसे इसकी स्टार्टिंग हुई, कैसे कौन कौन से इसमें जो जनरेशन आई उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो जो बेसिकली है वो मोबाइल कम्युनिकेशन का रहेगा हमारा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको यदि कोई भी इश्यूज है तो प्लीज कमेंट कीजिए ताकि हम जो भी आपकी प्रॉब्लम्स उसको जल्दी से जल्दी सोल्व कर लें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं मोबाइल कम्युनिकेशन। तो बात करते हैं सबसे पहले कि मोबाइल कम्युनिकेशन होता क्या है। मोबाइल कम्युनिकेशन की यदि हम बात करें तो मोबाइल कम्युनिकेशन एक तरीके का इस तरीके का सिस्टम है जो इस तरीके से डिफाइंड है कि जहां पे दो पर्सन कम्युनिकेट करते हैं विदाउट एनी फिजिकल लिंक, विदाउट यूटिलाइजिंग एनी फिजिकल लिंक। बिना किसी फिजिकल लिंक के दो पर्सन आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो हम उसको मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। मतलब क्या है कि दो पर्सन यदि आपस में एक दूसरे के मैसेज या वीडियो या फोटोज आपस में डेटा का एक्सचेंज कर रहे हैं किसी भी तरीके से विदाउट एनी फिजिकल लिंक, कोई उनके पास फिजिकल लिंक नहीं है, नहीं कोई आपका उनके बीच में वायर के थ्रू कोई लिंक है, कोई भी उनके पास फिजिकल लिंक है, मतलब विदाउट वायर कह सकते हैं आप, वायरलेस वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो इसको हमने क्या कहा, मोबाइल कम्युनिकेशन का। तो मोबाइल कम्युनिकेशन जो टेक्निक है वो इसको अलाउ करती है कि दो पर्सन कहीं पे भी हो, वो बिना फिजिकल लिंक के, बिना कोई भी लिंक के उनके अंदर, बिना कोई लोकेशन का, बिना कोई टाइम एंड डिस्टेंस के, वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। वो ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू वे एक दूसरे टाइम और डिस्टेंस सबको बाउंड नहीं करते हुए एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उस टेक्नोलॉजी को हमने बोला मोबाइल कम्युनिकेशन। उस टेक्नोलॉजी को हमने क्या बोला, मोबाइल कम्युनिकेशन। तो सिंपल सी डेफिनेशन जो मोबाइल कम्युनिकेशन की दी गई वो ये दी गई कि एक कम्युनिकेशन सिस्टम, एक ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम जो आपको अलाउ करता है टू कम्युनिकेट विदाउट यूटिलाइजिंग एनी फिजिकल लिंक, बिना कोई फिजिकल लिंक को यूटिलाइज किए हुए, डिसार्डिंग बिना कोई डिसरिगार्डिंग किए हुए, बिना कोई लोकेशन या टाइम या डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए, बिना कोई टाइम या डिस्टेंस, इन सभी के तरीके से वो आप क्या कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो। ये कहलाया आपका मोबाइल कम्युनिकेशन। द आइडिया ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन वाज सेड फॉर बाय मार्कोनी इन 1985। तो सबसे पहले जो आइडिया आया था वायरलेस कम्युनिकेशन का, क्योंकि मोबाइल कम्युनिकेशन क्या है, वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्निक है। क्या है, वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्निक है। तो यहाँ पे वायरलेस कम्युनिकेशन जो टेक्निक है, इसका सबसे पहले जो आइडिया आया था वो मार्कोनी को आया था। कब आया था, 1985 के अंदर। कब आया था, 1985 के अंदर। तो यहाँ पे कई बार यदि आपसे सन पूछ दिया जाता है तो आप इसको आंसर करोगे 1985 के अंदर। जो पहला कम्युनिकेशन वायरलेस कम्युनिकेशन का जो आइडिया आया था वो मार्कोनी का आया था। उन्होंने जब किसका इन्वेंशन किया था, वायरलेस टेलीग्राफ का इन्वेंशन किया था। तो सबसे पहले जो मोबाइल कम्युनिकेशन जो टेक्निक है उसका जो जनरेशन हुआ, उसका जो फर्स्ट टाइम उद्भव हुआ आप कह सकते हो, वह हुआ वायरलेस टेलीग्राफ के बाद में। क्योंकि पहले टाइम पे वायरलेस टेक्निक मेथड के थ्रू टेलीग्राफ किया गया और उसी का बेस बनाते हुए मोबाइल कम्युनिकेशन का इन्वेंशन हुआ। क्योंकि मोबाइल कम्युनिकेशन भी उसी कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है, वायरलेस कम्युनिकेशन आप कर रहे हो जहाँ पे कोई भी कनेक्शन नहीं है दोनों यूजर, मतलब दोनों सेंडर और रिसीवर के, या ट्रांसमीटर या रिसीवर के बीच में कोई भी आपका वो नहीं है, कनेक्शन नहीं है। तो अब हम बात करते हैं मोबाइल कम्युनिकेशन के जनरेशंस की। सो जो मोबाइल फोन है उसको हम बेसिकली सेलुलर नेटवर्क भी कह सकते हैं, सेल फोन भी कह सकते हैं, हेडफोन भी कह सकते हैं। ये सब किसका एग्जांपल है, वायरलेस कम्युनिकेशन। क्योंकि मोबाइल से जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो किस टाइप का हो रहा है, आपका वायरलेस कम्युनिकेशन हो रहा है। सो मोबाइल कम्युनिकेशन हमने डिस्कस किया था, आपका टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, मोड ऑफ कम्युनिकेशन हमने टॉपिक डिस्कस किया था।
तो उसके अकॉर्डिंग जो मोबाइल जो डिवाइस है, जो इलेक्ट्रिक डिवाइस मोबाइल है, वो फुल डुप्लेक्स मेथड यूज करती है। कौन सा मेथड यूज करती है? फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में हमने डिस्कस किया था कि फुल डुप्लेक्स ऐसा कम्युनिकेशन का मेथड होता है जिसके अंदर बोथ टाइम साइमल्टेनियसली दोनों तरफ से डेटा का ट्रांसमिट हो सकता है। मतलब एक ही समय पर सेंडर डेटा सेंड कर सकता है, रिसीवर डेटा भी रिसीव कर सकता है और सेंड भी कर सकता है। दोनों पॉइंट पे से जो डेटा का ट्रांसमिशन है वो एक साथ हो सकता है। टू वे कम्युनिकेशन उसको हम बोलते हैं, टू वे कम्युनिकेशन हो सकता है। तो मोबाइल डिवाइस जो है वो टू वे कम्युनिकेशन को यूज करती है। एंड द जो सेलुलर नेटवर्क है वो उसको हम जो नेटवर्क है वो बेस स्टेशन, जो नेटवर्क के बेस स्टेशन है वो सेल साइट कहलाती है। मतलब आपके जो स्टेशन बने टेलीकम्युनिकेशन को फॉरवर्ड करने के लिए, सिग्नल्स को फॉरवर्ड करने के लिए जो स्टेशन बने उनको सेल साइट्स कहते हैं। तो सेलुलर नेटवर्क जो बेसिकली बेस स्टेशन है जिसको सेल साइट कहा जाता है। ये तो थी हमारे मोबाइल कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस। अब हम बात करते हैं कि जो मोबाइल कम्युनिकेशन की, अब आप देखते होंगे दोस्तों की जो जनरेशन है मोबाइल कम्युनिकेशन की वो बहुत अलग अलग टाइप की जनरेशन आई है। तो हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट जी जनरेशन, सेकंड जी जनरेशन, थर्ड जी, फोर्थ जी, 5G जनरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि तो यदि हम बात करें एक बार कि जो फर्स्ट वर्ल्ड का फर्स्ट जो मोबाइल फोन था जिसको हमने AMPS कहा, जो फर्स्ट फोन था AMPS जिसको एडवांस मोबाइल फोन सिस्टम बोला गया, AMPS, ये वर्ल्ड का सबसे पहला फर्स्ट मोबाइल फोन था जो कि यूज लिया गया और ये यूएस के थ्रू यूज लिया गया 1983 के अंदर। 1983 के अंदर यूएस ने इस फोन को यूज किया जिसको बोला गया एडवांस मोबाइल फोन सिस्टम। AMPS को बोला गया एडवांस मोबाइल फोन सिस्टम। 1983 के अंदर ये यूएस में यूज किया। अब जब फर्स्ट टाइम जब सेलुलर फोन यूज किया गया उसकी जो जनरेशन आई वो थी फर्स्ट जी, इसको बोला फर्स्ट जनरेशन। इसको क्या बोला हमने? फर्स्ट जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन थी वायरलेस कम्युनिकेशन की, मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन की, जो कि सबसे पहले कहाँ लॉन्च हुई थी? जापान के अंदर। सबसे पहले कहाँ लॉन्च हुई थी? जापान के अंदर 1979 के अंदर। 1979 के अंदर जापान में फर्स्ट जी का लॉन्च हुआ जिसे बोला गया फर्स्ट जनरेशन ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन। ये जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन थी वो क्या कर रही थी? एनालॉग सिग्नल्स का यूज कर रही थी। मतलब हमने अभी तक डिस्कस किया है कि जो मशीन्स है वो डिजिटल सिग्नल्स को अंडरस्टूड करती है, बट फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो सिग्नल्स यूज किए आपके ये एनालॉग सिग्नल्स यूज किए गए। और इसके अंदर खाली क्या किया गया? इट अलाउ द वॉइस कॉल्स। इसने खाली वॉइस कॉल्स अलाउ किए इन वन कंट्री, ओनली एक ही कंट्री के अंदर ओनली वॉइस कॉल्स को इसने अलाउ किया। तो यदि फर्स्ट जनरेशन की हम बात करते हैं दोस्तों, तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो भी मोबाइल यूज हुआ, जो मोबाइल यूज हुआ आपका फर्स्ट जनरेशन के अंदर, वो बेसिकली जापान के थ्रू ये फर्स्ट जनरेशन डेवलप की गई थी 1979 के अंदर और इसने एनालॉग सिग्नल्स का यूज किया। अब इसके कुछ ड्रॉबैक थे जो आप उसके कुछ एडवांटेज भी बोल सकते हो, कुछ डिसएडवांटेज भी रहे इसके। कि डिसएडवांटेज क्या था इसका? सबसे मेनली कि जो इसकी सॉरी क्वालिटी ऑफ वॉइस थी वो बहुत पुअर थी। मतलब आपका जो वॉइस ट्रांसमिशन हो रहा था उसकी जो क्वालिटी थी वो बहुत पुअर थी। इसी के साथ साथ जो बैटरी यूज की गई डिवाइसेस को रन कराने के लिए, जैसे आज के टाइम पे मोबाइल्स में बैटरी यूज की जा रही थी, उसी टाइप से उस समय भी जो डिवाइसेस थी उसमें बैटरी यूज की जा रही थी। बट उस जो बैटरी की जो कैपेसिटी थी, जो साइज थी बैटरी की, वो भी क्या थी? बहुत कम थी। ओवर लाइफ थी, मतलब उसकी जो साइज थी, लाइफ थी बैटरी की, वो भी बहुत कम थी। इसी के साथ साथ इसमें सिक्योरिटी का बहुत एक इशू था कि ये जो 1G जनरेशन थी, जो 1G जनरेशन के अंदर जो मोबाइल यूज किए गए उनमें सिक्योरिटी नहीं थी, वो सिक्योरिटी के बेसिस पे फुलफिल नहीं थे, वो कंप्लीट सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करा रहे थे। और इसी तरीके से जो उनकी कैपेसिटी थी वो भी लिमिटेड थी। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि वो वन कंट्री में ही वर्क कर रहे थे, डेटा का ट्रांसमिशन कर रहे थे ओनली सिंगल कंट्री के अंदर। वो किसमें ट्रांसमिशन कर रहे थे? डेटा का सिंगल कंट्री के अंदर। तो ये था हमारा फर्स्ट जी के बारे में। अब हम बात करेंगे सेकंड जी। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वैसे वैसे नए नए इन्वेंशन होते गए। नए नए इन्वेंशन होने के साथ साथ क्या हुआ कि जो ड्रॉबैक थे फर्स्ट जनरेशन को उनको रिड्यूस किया गया, उनको नए इन्वेंशन किए गए ताकि जो प्रॉब्लम्स थी फर्स्ट जनरेशन के अंदर
वो क्या हुए, सोल आउट हुए और 2G का जनरेशन हुआ, सेकंड जनरेशन के मोबाइल्स यूज किए जाने लगे। तो दोस्तों कि सेकंड जनरेशन के मोबाइल तो आप सभी ने यूज किए होंगे कि जब हम इंडिया के अंदर की बात करें तो सेकंड जनरेशन के जो मोबाइल थे वो करीब कहें तो 2010 के आसपास से भी सेकंड जनरेशन के मोबाइल इंडिया में यूज किए जा रहे थे। लेटेस्ट 2015 के बाद में आपके 3G 4G में इनबिल्ट हुआ इंडिया, बट उससे पहले जो मोबाइल थे वो सेकंड जनरेशन के यूज किए जा रहे थे। तो सेकंड जनरेशन के जो मोबाइल थे वो फिनलैंड के अंदर सबसे पहले इसको लॉन्च किया गया। जो मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन था सेकंड जनरेशन, इसको फिनलैंड के अंदर 1991 के अंदर, फिनलैंड के अंदर 1991 में इसको क्या किया गया, लॉन्च किया गया। इसको 1991 के अंदर फिनलैंड के अंदर यूज किया गया। ये जीएसएम स्टैंडर्ड बेस्ड मोबाइल थे। क्या थे? जीएसएम स्टैंडर्ड बेस्ड मोबाइल थे। आपके जो सेकंड जनरेशन का हमने यूज किया वो बेसिकली आपके जीएसएम स्टैंडर्ड मोबाइल थे। तो जीएसएम मतलब आपका ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, इसका फुल फॉर्म है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। तो अभी हमने 1G डिस्कस किया था तो वो ग्लोबल सिस्टम नहीं था, वहां पे सिंगल एक ही कंट्री में मोबाइल कम्युनिकेशन का यूज किया जा रहा था। यहाँ पे जीएसएम स्टैंडर्ड के अंदर ग्लोबल सिस्टम मोबाइल कम्युनिकेशन का यूज, मतलब आप सेकंड जी के अंदर, सेकंड जनरेशन के अंदर डेटा का ट्रांसमिशन एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक कर सकते हो, मतलब डेटा का कम्युनिकेशन आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कर सकते हो। इसी के साथ इन अनेबल्ड डेटा ट्रांसमिशन, ये नॉट ए वॉइस ट्रांसमिशन। सेकंड जनरेशन के अंदर में एक्स्ट्रा फीचर्स मिले लाइक टेक्स्ट मैसेजिंग, एसएमएस जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट मैसेज सर्विसेज, उसकी फैसिलिटी हमें मिली। फोटोज ट्रांसफर की फैसिलिटी मिली, पिक्चर्स ट्रांसफर की फैसिलिटीज आपको दी सेकंड जनरेशन में, मतलब एमएमएस टाइप की फैसिलिटीज आपको दी, मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस का जो एक तरीके से सर्विस आपको प्रोवाइड करवाई गई। बट इसके अंदर वीडियो ट्रांसमिशन की फैसिलिटी नहीं थी सेकंड जनरेशन के अंदर। ये क्या कर रहा था, बेटर क्वालिटी और कैपेसिटी प्रोवाइड कर रहा था एज ए कंपेरिजन फर्स्ट जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो मोबाइल आपके यूज हो रहे थे उससे बेटर क्वालिटी और बेटर कैपेसिटी का जो मोबाइल था वो सेकंड जनरेशन में यूज हुआ। सेकंड जनरेशन के अंदर जो था वह क्या रहा, कुछ इसके ड्रॉबैक भी रहे कि इसके अंदर वीडियो ट्रांसमिशन नहीं था। साथ ही साथ जो सेकंड जनरेशन के अंदर हमें स्ट्रॉन्ग डिजिटल सिग्नल्स की रिक्वायर है। यहाँ पे सेकंड जनरेशन में जो सिग्नल्स यूज किए गए वो कौन से यूज किए गए, डिजिटल सिग्नल्स यूज किए गए। कौन से सिग्नल्स यूज किए दोस्तों, डिजिटल सिग्नल्स का हमने इसमें यूज किया। दोस्तों अब हम बात करते हैं थर्ड जी की, जिसको बोला गया थर्ड जनरेशन, जिसको क्या बोला गया, थर्ड जनरेशन। तो थर्ड जनरेशन के अंदर जो सबसे पहले थर्ड जनरेशन जो इंट्रोड्यूस हुई वो तो थर्ड जनरेशन जो इंट्रोड्यूस हुआ 2000 में इंट्रोड्यूस हुआ, अर्लियर 2000 आपका। इसके अंदर जो डेटा ट्रांसमिशन थी वो रेट इंक्रीमेंट हुई, मतलब इंक्रीज हुई आपकी, कि जो ट्रांसमिशन ऑफ डेटा था वो इंक्रीज हुआ अप टू 2 Mbps मेगाबिट्स पर सेकंड। जहां पहले हम 2G के अंदर केवल वॉइस तक ही डेटा का ट्रांसमिशन कर पा रहे थे, तो 3G आने के बाद में हम लाइक मैसेज और लाइक वीडियो ये सब भी सेंड करने लगे। तो यहाँ पे जो डेटा ट्रांसमिशन की रेट थी वो इंक्रीज हो गई और ये हमें एक तरीके से अलाउ करने लगे सेंडिंग और रिसीविंग लार्ज ईमेल मैसेज। ईमेल मैसेज को भी ही सेंडिंग और रिसीविंग करने के लिए हमें अलाउ करने लगे। तो ये सब काम हुआ आपका 3G जनरेशन के अंदर। किसमें हुआ, 3G जनरेशन के अंदर। यहाँ पे जो मेन डिफरेंस था 2G और 3G जनरेशन के अंदर वो ये था कि 3G और 2G के अंदर हमने क्या किया, जो स्विचिंग टेक्निक थी उसके ऊपर वर्क किया। तो जो मेन डिफरेंस 3G एंड 2G था वो यूज ऑफ पैकेट स्विचिंग रादर देन सर्किट स्विचिंग। तो 3G के अंदर हमने कौन सी टेक्निक यूज की, पैकेट स्विचिंग टेक्निक यूज की। कौन सी टेक्निक यूज की, यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि 3G के अंदर आपका कौन सी टेक्निक आपने यूज की। तो पैकेट स्विचिंग टेक्निक हमने 3G के अंदर यूज की। इससे पहले हम जो यूज करते आ रहे थे अप टू 2G तक, 1G और 2G के अंदर हमने सर्किट स्विचिंग टेक्निक यूज करते थे। क्या यूज करते थे, सर्किट स्विचिंग टेक्निक यूज करते थे डेटा ट्रांसमिशन के लिए। तो यहाँ पे जो ट्रांसमिशन की, डेटा ट्रांसमिशन की जो टेक्निक थी वो भी चेंज हो गई। तो उससे हमारा क्या हुआ, डेटा का ट्रांसमिशन रेट था वो भी इंक्रीज हुआ। डेटा हाई स्पीड से ट्रांसमिट होने लगा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइसेस के बीच में। तो कम्युनिकेशन क्या होने लगा, फास्ट कम्युनिकेशन होने लगा, हाईएस्ट स्पीड से कम्युनिकेशन होने लगा, फास्ट तरीके से कम्युनिकेशन होने लगा। और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि जो वेब थी हमारी, लाइक आपको हाई स्पीड वेब सिक्योरिटी मिलने लगी। एज कंपेरिजन 2G के कंपेरिजन सिक्योरिटी थी वो ज्यादा मिलने लगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप करने लगे। तो 3G के जो काफी कुछ डिसएडवांटेज जो 2G के अंदर थे उसको रिमूव इम्प्रूव किया गया और 3G के अंदर
बहुत ही सिक्योरिटी पर्पज से यूज किया गया। इसी के साथ साथ जो 3G के अंदर था वो था फास्टर कम्युनिकेशन, कि यहाँ पे 2G के अंदर जो कम्युनिकेशन स्लो स्पीड से हो रहा था, डेटा का ट्रांसमिशन नहीं हो रहा था, वो यहाँ पे तेज स्पीड से होने लग गया, फास्टर कम्युनिकेशन होने लग गया, वीडियो कम्युनिकेशन होने लग गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हम कम्युनिकेट करने लगे। इसी के साथ साथ आप कह सकते हो कि जो 3D गेमिंग है, टीवी स्ट्रीमिंग है, इन सब का यूज आपके 3G में यूज होने लगा। अब जब 3G आया तो इसके कुछ एडवांटेज के रहे तो कुछ इसके डिसएडवांटेज भी रहे। इसके डिसएडवांटेज कुछ इस तरीके थे कि जो 3G टेक्निक थी वो कॉस्ट इफेक्टिव थी। वो क्या थी? कॉस्टली थी। थोड़ा सा उसका जो चार्जेस था 3G टेक्निक का वो ज्यादा था। इसके लिए दूसरी हमें अलग से डिवाइसेस की रिक्वायर रही, 3G बेस्ट फोन की रिक्वायर रही, जो आपके 2G और 1G जो फोन जिस टेक्निक पे वर्क कर रहे थे वो उस पे वर्क नहीं कर रहे, क्योंकि हमने यहाँ पे टेक्नोलॉजी ही चेंज कर दी थी 3G टेक्निक के अंदर। हम पैकेट स्विचिंग टेक्निक यूज करने लगे रादर देन सर्किट स्विचिंग। तो हाई बैंडविड्थ के फोन की यहाँ पे रिक्वायरमेंट रही। और जो सेल फोन्स की जो साइज थी वो क्या हुई, जो लार्ज थी साइज ऑफ सेल फोन आर वेरी लार्ज। 3G के अंदर जो साइज थी वो थोड़ी सी लार्ज रही सेल फोन्स की, जबकि 2G के अंदर आपके जो सेल फोन थे वो उनकी साइज क्या थी? स्मॉल थी। तो ये 3G के अंदर हमने तो कुछ पॉइंट से जो डिस्कस किए कि 3G जो थर्ड जनरेशन जो आपने अभी यूज कर रहे हो, इंडिया के अंदर जो अभी जो मोस्टली यूजेस कर रहे हैं वो 4G जनरेशन यूज कर रहे हैं। तो 3G जनरेशन जो वाइडली यूज हुई वो थी बेसिकली 2000 के बाद में यूज होने वाली टेक्निक रही। इसके अंदर आपको बिट ट्रांसमिशन रेट मिली, डेटा ट्रांसमिशन रेट मिली इसके अंदर। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ जो टेक्निक के अंदर भी आपने डिफरेंशियल देखा कि आपने पैकेट स्विचिंग टेक्निक हम यूज कर रहे हैं रादर देन सर्किट स्विचिंग। इस वजह से हमारी जो कम्युनिकेशन थी वो फास्टर हुई, सिक्योरिटी हमें मिली यहाँ पे डेटा ट्रांसमिशन करने पर, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी भी हमें इसमें मिली। तो ये तो था हमारा 3G टेक्निक। अब जैसे जैसे और टाइम बढ़ता गया 3G के बाद में नई टेक्निक आई, दैट इज नॉन 4G टेक्निक। 4G जनरेशन जिसे बोला गया फोर्थ जनरेशन। 4G को क्या बोला गया? फोर्थ जनरेशन ऑफ मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन। तो 4G मतलब फोर्थ जनरेशन ऑफ मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन की हम बात कर रहे हैं। तो 4G दैट्स मींस मोबाइल फोर्थ जनरेशन ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन। 4G का मतलब क्या हुआ? फोर्थ जनरेशन ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन which was appeared in 2010। वो कब अपीयर हुई? आपकी 2010 के अंदर अपीयर हुई। मतलब 3G आपकी 2000 के आसपास इंट्रोड्यूस हुई। तो 2010 के आसपास जो नई जनरेशन नई टेक्निक हमने यूज की वो थी 4G टेक्निक। अब 4G टेक्निक जो थी वो बेस्ड थी आपकी LTE टेक्निक पे बेस्ड थी। LTE मतलब ये था लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन पे बेस्ड टेक्निक थी, जिसके अंदर LTE एडवांस स्टैंडर्ड्स का यूज किया गया। यहाँ पे जो रेंज थी एक तरीके से रेंज ऑफ कम्युनिकेशन आपको यहाँ पे मिली। 4G जनरेशन के अंदर हम देख रहे हैं अभी जो हम लेटेस्ट टेक्निक यूज कर रहे हैं दैट इज इंडिया के अंदर वो 4G जनरेशन हम यूज कर रहे हैं। उसके अंदर हमें क्या क्या फैसिलिटी मिल रही है? हमें रियल टाइम कम्युनिकेशन हो रहा है, वीडियो कॉलिंग हो रही है, वीडियो वॉइस मेल हो रहा है। इन सभी की जो फैसिलिटीज है वो हमें मिल रही है। साथ ही साथ जो डेटा ट्रांसमिशन रेट है वो भी आपकी 100 Mbps से लेकर 1 Gbps तक की स्पीड आपको यहाँ पे 4G जनरेशन में मिलने लगी। तो 4G जनरेशन के अंदर जो मेनली यूज था वो क्या हुआ? हाई डेटा ट्रांसमिशन रेट मिलने लगी। 1 Gbps तक की डेटा ट्रांसमिशन हमें मिलने लगे। यहाँ पे डेटा की जो ट्रांसमिशन रेट थी वो 1 Gbps होने लगी। तो हाई क्वालिटी ऑफ सर्विस हमें प्रोवाइड की गई 4G के अंदर। हाई सिक्योरिटी रहा 4G। हाई सिक्योरिटी और हाई कह सकते हो हाई क्वालिटी ऑफ ट्रांसमिशन हमें अवेलेबल रही यहाँ पे। इसी के साथ साथ हमें वीडियो कॉलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वॉइस मेल, इन सभी की फैसिलिटीज भी अवेलेबल रही। एक तरीके वाइड रेंज ऑफ सिक्योरिटी हमें मिलने लगी। तो ये सब हमें 4G में मिलने लगा। इसके अलावा क्या था? इसके कुछ डिसएडवांटेज भी रहे हमारे, कि जो यूजेस मोर बैटरी। आप देखते हैं कि 4G के अंदर जो बैटरी जो आपके फोन की यूजेस होती है वो बहुत ज्यादा यूज हो रही है। जहाँ पे पहले 2G के अंदर आप सिंपल कॉलिंग का यूज करते थे, उस समय बैटरी का यूजेस कम हो रहा था, मतलब कंजप्शन ऑफ बैटरी कम थी। तो यहाँ पे 4G के अंदर क्या हो, बैटरी का कंजप्शन है वो ज्यादा होने लगा है। डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट होने में थोड़ी डिफिकल्टी रहने लगी। साथ ही साथ एक्सपेंसिव इक्विपमेंट आर रिक्वायर्ड, और हमें थोड़ा सा जो एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स है इसकी रिक्वायरमेंट पड़ी 4G जनरेशन के लिए। 4G जनरेशन टेक्निक के लिए हमें क्या करना पड़ा? एक्सपेंसिव फोन्स का यूज करना पड़ा जिनकी कॉस्ट थोड़ी सी इफेक्टिव थी। तो ये था हमारा 4G के बारे में। 4G मतलब फोर्थ जनरेशन ऑफ मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन। तो अभी तक हमने डिस्कस किया 1G, 2G, 3G और 4G जनरेशन। अब हम बात करेंगे जो आने वाली टेक्निक है
जो कुछ समय बाद में इंडिया में रिलीज होगी, जिसपे अभी वर्कआउट हो रहा है, दैट इज 5G जनरेशन। वो कौन सी कहलाई आपकी 5G जनरेशन, जिसको बोला गया फिफ्थ जनरेशन। जिसको क्या बोला गया, फिफ्थ जनरेशन। तो 5G जो थी वो फिफ्थ जनरेशन थी, वायरलेस कम्युनिकेशन की। इसकी वायरलेस कनेक्शन की फिफ्थ जनरेशन थी, which will be probably implement in 2020, जो कि कब इम्प्लीमेंट हुई, 2020 के अंदर इम्प्लीमेंट हुई। मतलब अभी कुछ साल पहले ही ये टेक्निक आपकी इम्प्लीमेंट हुई 5 जनरेशन। इसके अंदर क्या था, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन कैन बी पॉसिबल इन 5G। अब 5G में जो मेनली यूज था वो क्या हुआ, आपका मशीन टू मशीन यहाँ पे क्या हो सकता था, कम्युनिकेशन हो सकता था। इसी के अलावा 5G जो है वह IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की फैसिलिटी भी हमें अवेलेबल कराने लगा। मतलब आपको स्मार्ट होम, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट बाग, ये सारी फैसिलिटी आपको IoT के थ्रू अवेलेबल होने लगी, जो कि आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड थी। तो 5G जनरेशन जो है वो बेसिकली आपको स्मार्ट सिटी, कनेक्टेड कार एक्सेट्रा, बहुत सारी स्मार्ट फैसिलिटीज आपको ये इसने प्रोवाइड करवाएगी। लोअर कॉस्ट पे अवेलेबल रही, साथ ही साथ जो कंजप्शन था बैटरी और इनका, वो भी यहाँ पे कम होने लगा। और 4G के जो कंपैरिजन इक्विपमेंट की जो प्राइस थी उससे भी ये क्या थी, लेस इफेक्टिव थी, मतलब लेस आप कह सकते हो कम कॉस्टली थी यहाँ से। इसी के साथ जो कॉस्ट है वो लोअर कॉस्ट थी आपकी जनरेशन 4G एज ए कंपैरिजन ऑफ 4G जनरेशन। तो 5G जनरेशन जो बेसिकली हम देख रहे हैं कि अभी आने वाले कुछ टाइम पे इंडिया में भी 5G जनरेशन लॉन्च होने वाला है। तो 5G जनरेशन के अंदर जो डेटा ट्रांसमिशन होगा वो बहुत फास्ट तरीके से होगा। ये डेटा ट्रांसमिशन की जो रेट होगी वो फास्टर तरीके से होगी। यहाँ पे जो यदि हम डेटा ट्रांसमिशन की रेट की बात करते हैं तो 1 Gbps के अप्रोक्स डेटा ट्रांसमिट होगा 5G जनरेशन के अंदर। तो 5G जनरेशन जो है मेनली यूज की गई है आपकी फास्टर कम्युनिकेशन के लिए। फास्टर कम्युनिकेशन के लिए 5G कम्युनिकेशन का हमने यूज किया। तो ये था हमारा 1G के बारे में हमने डिस्कस किया, 2G के बारे में डिस्कस किया, 3G, 4G, 5G, इन पांचों जनरेशन के बारे में हमने डिस्कस किया और हमने एक कंक्लूजन फाइंड आउट किया कि 5G जो जनरेशन है वो बहुत हाई स्पीड, हाई फास्ट कम्युनिकेशन थी और इसके अंदर जो डेटा ट्रांसमिशन रेट थी वो भी 1 Gbps पर सेकेंड डेटा ट्रांसमिशन यहाँ पे रेट रही। तो अब हम बात करते हैं कि कुछ एक टेक्निक्स है कि हम उसके अंदर कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले कि 1G टेक्निक के अंदर कौन से स्टैंडर्ड्स का यूज हुआ, कौन सी टेक्नोलॉजीज के अंदर यूज की गई, इन सभी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अभी तक जो हमने यूज किया है 1G, 2G, 3G और 4G के अंदर, तो यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं और कुछ इस तरीके से बनते हैं कि हमने देखा कि 1G और 2G के अंदर जो हम टेक्निक यूज कर रहे थे वो हम यूज कर रहे थे सर्किट स्विचिंग टेक्निक। 1G और 2G के अंदर हमने जो टेक्निक यूज की वो थी हमारी 1G और 2G के अंदर जो सर्किट स्विचिंग टेक्निक हमने यूज की यहाँ पे। अब बात करते हैं कि यदि हम उसकी बात करें 3G और 4G जनरेशन और 5G जनरेशन, वहां पे हमने यूज किया पैकेट स्विचिंग टेक्निक। वहां पे हमने क्या यूज किया, पैकेट स्विचिंग टेक्निक हमने यूज की। इसी के साथ साथ जो बिट ट्रांसमिट रेट थी वो आपकी 3G, 4G और 5G के अंदर ज्यादा रही एज कंपेरिजन 1, 2 और 2G के अंदर बिट ट्रांसमिशन भी नहीं हो पा रहा था। वहाँ साथ ही साथ यदि मैसेज की फैसिलिटी की हम बात करें कि मैसेज फैसिलिटी आपको कौन सी जनरेशन से मिलने लगी, तो इसका सिंपल सा आंसर है कि मैसेज की फैसिलिटी आपको सेकंड जनरेशन से मिलने लगी। फर्स्ट जनरेशन में आपके पास मैसेज फैसिलिटीज भी नहीं थी। इसके अलावा जो सबसे पहले हम जो स्टैंडर्ड यूज करें 1G के अंदर हमने जो स्टैंडर्ड यूज किया वो था AMPS, एडवांस मोबाइल फोन सिस्टम हमने यूज किया। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ सेकंड जनरेशन में हमने यूज किया आपका एडवांस मोबाइल फोन सिस्टम। सेकेंड जनरेशन में हमने यूज किया GSM, ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल। इसी की तरीके से हमने थर्ड जनरेशन में हमने यूज किया, जो थर्ड जनरेशन थी उसके अंदर हमने UTMS और आपका CDMA 2000 स्टैंडर्ड यूज किया, UTM जनरेशन हमने यूज किया। इसी तरीके से जो फोर्थ जनरेशन थी, फोर्थ जनरेशन की हम बात करें तो फोर्थ जनरेशन के हमने यूज किया LTE। फोर्थ जनरेशन में हमने यूज किया LTE बेस्ड मोबाइल थे, उसको हमने यूज किया फोर्थ जनरेशन के अंदर। LTE टेक्निक हमने यूज की फोर्थ जनरेशन के अंदर, जिसको बोला गया लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। इसको क्या बोला गया, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन वाली टेक्निक हमने यूज की। इसी तरीके से 5G के अंदर हमने IoT यूज किया गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाली टेक्निक यूज की गई। 5G के अंदर जो आपकी कम्युनिकेशन की जो स्पीड थी वो भी फास्टर थी। इसी के साथ साथ 5G के अंदर आपको क्या हुआ कि बैंड थी जो भी वो इंक्रीमेंट ऑर्डर में मिली, मतलब बहुत
आप कह सकते हो कि थाउजेंड्स की बैंडविड्थ पर यूनिट एरिया आपको इसमें मिलने लगी। साथ ही साथ यहाँ पे जो है आपके जो स्पीड है वो 1 जीबीपीएस से लेकर 10 जीबीपीएस तक की स्पीड भी हमें यहाँ पे 5G के अंदर मिली। तो ये सब कुछ था हमारा फोर्थ जी मोबाइल जनरेशन के बारे में दोस्तों। अब हम जो डिस्कस करेंगे, तो आज के वीडियो के अंदर यहाँ तक हम डिस्कस किया हमने जनरेशन ऑफ मोबाइल एंड फंडामेंटल ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन। इसी तरीके से ये यूनिट हमारी जो है वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लाएंगे कुछ क्वेश्चन आंसर्स। उन क्वेश्चन आंसर्स के एक तरीके से आपके लिए मॉक टेस्ट भी होगा, और साथ ही साथ में कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा जिनका आपको आंसर्स भी हमें बताना होगा। तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों, धन्यवाद।